जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे और साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस हम लोग का रहेगा वो रहेगा इस चोला एम्पायर में। तो ये इतना जो एरिया है ये कौन सा है, ये इतना एरिया जो है ये चोला एम्पायर है। ठीक है, तो चोला एम्पायर आज के क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब पढ़ना। देखिए, चोला एम्पायर जो है ये एक एम्पायर है जो कि पल्लवास से निकल के आया है। ठीक है, चोला एम्पायर कहाँ से आया है? जो चोला एम्पायर है, चोला एम्पायर ये पल्लवास से निकल के आया है। पल्लवास से कैसे निकल के आया? मतलब ये जो चोला एम्पायर हैं ये पल्लवास के फ्यूडरल रॉड थे, फ्यूड्यूटरीज थे। मतलब ये पल्लवास के जो चोला हैं ये पल्लवास के सामंत हुआ करते थे। फिर ये धीरे से चोला एम्पायर जो है, चोलास जो थे ये पल्लवास के सामंत हुआ करते थे। फिर ये धीरे से पल्लवास से अलग हो जाते हैं और अपना एक नया एम्पायर बना देते हैं, चोला एम्पायर। स्टार्टिंग में चोला एम्पायर देखिए सिर्फ इतना सा है, ठीक, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है ये काफ़ी बड़े एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। ये इतना सा एरिया जो आपको यहाँ पे चोला एम्पायर का दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये स्टार्टिंग में था इतना, लेकिन ये धीरे धीरे ये पूरा इतना एरिया कब्जा कर लेते हैं। मतलब साउथ इंडिया में नीचे का पूरा जो रहता है किसके अंडर आ जाता है? चोलास के। और उसके साथ साथ ये लोग श्रीलंका पे भी पूरा कब्जा करते हैं। और आप लोगों को पता होगा तो इस साइड मालदीव्स है, ठीक है, तो इधर जो मालदीव्स वाला एरिया है यहाँ पे भी ये लोग पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि चोलास कैसे आए, कैसे ग्रो हुए और ऐसा क्या होगा, ऐसे कौन महान राजा इसमें आ गए कि चोला एम्पायर इतना छोटा सा इंक्रीज़ होते होते पूरे साउथ इंडिया पे कब्जा कर लिया, उसके साथ साथ श्रीलंका पे और मालदीव्स पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है क्या है कि चोला एम्पायर कहाँ से आया, चोला कहाँ से आया? पल्लवास से आया। ये पल्लवास के सामंत हुआ करते थे, फ्यूडरल लॉर्ड हुआ करते थे। जो चोलास हैं वो पल्लवास के फ्यूडरल लॉर्ड हुआ करते थे और फिर इन्हीं पल्लवास से निकल के आए हैं। तो जो चोलास हैं इसमें कई सारे राजा हुए, ठीक है, काफ़ी सारे राजा चोला एम्पायर में थे। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट राजा जो हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। देखिए, सबसे पहला जो राजा था चोला एम्पायर में उनका क्या नाम था? उनका नाम था विजययाला। ठीक, तो विजययाला जो थे ये सबसे पहले राजा हुए। ये क्या करते थे? ये फ्यूडरल लॉर्ड थे, फ्यूडेटरीज थे किसके? पल्लवास के। ठीक, फ्यूडेटरीज थे ये किसके? पल्लवास के। हम आपको ऊपर बताए कि पल्लवास से ही निकल के चोलास आए, तो पल्लवास के फ्यूडरल लॉर्ड हुआ करते थे विजययाला। ठीक, फिर विजययाला के जो अगले नेक्स्ट सक्सीजर हुए उनका नाम था आदित्य। ठीक, दूसरे वाले का क्या नाम था? आदित्य। तो विजययाला के बाद जो अगले रूलर है उनका नाम था आदित्य। विजययाला क्या थे? विजययाला सामंत थे किसके? पल्लवास के। पल्लवास के सामंत होते थे विजययाला। और फिर विजययाला के बाद जो उनको सक्सीड किया उनका नाम था आदित्य। अब ये जो आदित्य थे ये क्या किए? ये पल्लवास को हरा देते। आदित्य ने क्या किया? ये डिफीटेड पल्लवास को ये हरा देते हैं। ठीक, पल्लवास को हराने के बाद ये अपना एक नया एम्पायर शुरू कर देते हैं जिसका नाम रहता है चोला एम्पायर। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहला राजा कौन था या किसने चोला एम्पायर को शुरू किया था, तो विजययाला होंगे। ठीक, विजययाला पहले चोला एम्पायर थे, किंग थे। फिर उसके बाद उनको सक्सीड किया आदित्य ने। आदित्य ने क्या किया? ये भी पल्लवास के अंडर थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? पल्लवास को डिफीट कर दिया। तो विजययाला हो गए हमारे फाउंडर। और फिर उनके बाद जो अगला आया वो है आदित्य। फिर जो थर्ड रूलर आ रहे हैं इनका नाम है परंथक। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। परंथक जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है। किस लिए? तो देखिए, इन्होंने क्या किया था कि आप लोग यहाँ ऊपर मैप में देखे होंगे, यहाँ पे आपको पांड्यास दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है? पांड्यास है। तो इन्होंने क्या किया था? पांड्यास को हराया था। ठीक, पांड्यास को हराया था। देखिए किस तरीके से परंथक थे। परंथक ने क्या किया कि
इन्होंने पांड्यास को हराया। ठीक, पांड्यास को हराने वाले सबसे पहला चोला राजा कौन था? परंथक थे। इन्होंने क्या किया? पांड्यास को हराया। कहाँ पे? एक लड़ाई हुई, एक बैटल हुई, उस बैटल में इन्होंने हराया। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वल्ल्योर। ठीक, तो बैटल ऑफ वल्ल्योर किसने लड़ा था? परंथक ने लड़ा था। किसके अगेंस्ट? पांड्यास के अगेंस्ट। फिर परंथक के बाद जो हम लोग को अगले राजा को पढ़ना है उनका नाम है परंथक सेकंड। इन्होंने क्या किया था? देखिए, हम आपको ऊपर बताए थे कि जो चोलास थे वो इंडिया के साथ साथ श्रीलंका पे भी रूल कर रहे थे। ठीक, तो जो परंथक सेकंड थे इन्होंने इन्वेजन किया था श्रीलंका पे। ठीक, क्या किया था? इन्वेजन किया, वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ पे लूटा। किसको? इन्वेडेड श्रीलंका में। ठीक, श्रीलंका में इन्होंने कब्जा किया और वहाँ पे कब्जा नहीं कहा जाएगा, वहाँ पे जाके थोड़ा लूटपाट की। ठीक, कौन? परंथक सेकंड। कंफ्यूज नहीं हो रहा, परंथक सेकंड जो है इन्होंने श्रीलंका में जाके इन्वेजन किया, वहाँ थोड़ी लूटपाट की। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? तुंदई मंडलम नाम की एक जगह थी, उस पे भी उसका कुछ हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? परंथक सेकंड ने। टोंडई मंडलम एक जगह है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया। फिर परंथक सेकंड के बाद आए उत्तम चोला। ठीक, उत्तम चोला ने क्या किया? इन्होंने भी अटैक किया। कहाँ? टोंडई मंडलम में, और इसका एक बहुत ज़्यादा पोर्शन अपने अंडर में ले लिया। ठीक, मोस्ट पार्ट ऑफ टोंडई मंडलम यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। टोंडई मंडलम में सबसे पहले कौन गए? परंथक सेकंड गए, लेकिन वो उसका कुछ हिस्सा ही अंडर कर पाए। कौन? परंथक सेकंड। लेकिन फिर जब उत्तम चोला आया तो उत्तम चोला जैसे ही राजा बने उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा पोर्शन टोंडई मंडलम का अपने अंडर कर लिया। ठीक, फिर उत्तम चोला आया परंथक सेकंड के बाद, इन्होंने अपना टोंडई मंडलम बहुत ज़्यादा एरिया उसका कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा आते हैं हमारे चोला एम्पायर के, इनका नाम है राजा राजावन। राजा राजावन, और इनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन और राजा राजावन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर हैं। कहाँ के? चोला एम्पायर के। चोला एम्पायर को एक ऊंचाई देने वाले राजा राजा वन थे, और इनके बेटे जो थे राजेंद्र वन। ये राजा राजा वन और राजेंद्र वन, इन्हीं दोनों ने मिलकर चोला एम्पायर को एक नई ऊंचाई दी थी। ठीक है, तो जो राजा राजा वन थे इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इन्होंने चोला एम्पायर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। देखिए, जो राजा राजा वन थे इन्होंने क्या किया था? चेरास जो ऊपर आप लोग देखे थे, देखिए पांड्यास तो हार गए। ठीक, पांड्यास को तो हरा दिया गया। पांड्या को कौन हराया? परंथक वन ने हराया। ठीक, फिर जो राजा राजा वन थे इन्होंने क्या किया? ये जो चेरास यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इनसे लड़ाई करते हैं और चेरास को हरा देते हैं। ठीक, तो जो राजा राजा वन थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेरास को हराया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले हम लोग को याद रखनी है राजा राजा वन के बारे में, कि इन्होंने चेरास को हराया। ठीक, और चेरास बहुत पावरफुल हुआ करते थे। किस चीज़ की वजह से? चेरास की नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि अगर आप पूरा एम्पायर देखेंगे चोला चेरा पांड्यास का तीनों का मिला के, तो ये जो नीचे साउथ वाला पोर्शन है, ठीक, साउथ वाला पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा समुद्र है। ठीक, तो जितने भी रूलर थे यहाँ पे उन लोगों की नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। ये जितना भी एरिया यहाँ पे इनका इतना है, यहाँ पे ये नेवी मेंटेन किया करते थे, और नेवी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, और नेवी से ही ये लोग लड़ा करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा नेवी स्ट्रांग किसकी थी? चेरास की थी। तो राजा राजा वन जो कि एक चोला किंग थे, इन्होंने क्या किया? चेरास की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया।
ठीक, राजा राजावन क्या किए, चेरास की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया और इन्होंने हरा दिया किसको, हमारे जो राजा राजावन थे, ठीक, इन्होंने हरा दिया चेरास को, चेरास की नेवी को डिस्ट्रॉय करके। और चेरास की नेवी जैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई, राजा राजावन हरा देते हैं चेरास को। ठीक, अब अगर कोई पूछ ले कि ये जो राजा राजावन लड़ाई लड़े थे चेरास के साथ, तो चेरास के साइड से कौन लड़ रहा था, तो चेरास के साइड से जो लड़ रहे थे इनका नाम था भास्कर रवि वर्मन। भास्कर रवि वर्मन, भास्कर रवि वर्मन जो हैं ये चेरास के साइड से लड़ रहे थे और चोलास के साइड से लड़ रहे थे राजा राजावन। तो भास्कर रवि वर्मन और राजा राजावन के बीच में लड़ाई होती है। ठीक, और इस लड़ाई में क्या होता है, राजा राजावन चेरास को यानी भास्कर रवि वर्मन को हरा देते हैं और उनकी नेवी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अगर कोई पूछ ले कि ये लड़ाई कहाँ हुई थी, इस बैटल का नाम क्या था जो राजा राजावन और भास्कर रवि वर्मन के बीच लड़ी गई, तो इस बैटल का नाम लिख लीजिए, बैटल ऑफ कंदुल सराय। ठीक, इस बैटल में राजा राजावन क्या करते हैं, भास्कर रवि वर्मन को हरा देते हैं। अब उसके बाद जब ये राजा राजावन भास्कर रवि वर्मन को हरा देते हैं, इनकी नेवी भी ख़त्म कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जब चेरास की नेवी ख़त्म हो जाएगी तो चेरास वीक हो जाएंगे। ठीक, तो चेरास के वीक होने के पीछे रीज़न क्या था कि राजा राजावन ने चेरास की नेवी को ख़त्म कर दी थी। उसके बाद राजा राजावन जो हैं ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये करते हैं कि ये श्रीलंका पे इन्वेड करते हैं। ठीक, इन्वेडेड श्रीलंका, राजा राजावन श्रीलंका पे जाते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं और उसको इन्वेड करते हैं। ठीक, और इन्वेड करने के साथ साथ श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक, कौन सा पार्ट, नॉर्थ पार्ट, श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको राजा राजावन क्या करते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक, श्रीलंका पे राजा राजावन अटैक करते हैं और नॉर्थ वाला पार्ट अपने अंडर ले लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो नॉर्थ वाला पार्ट ये श्रीलंका जाके राजा राजावन ले लेते हैं, यहाँ का राजा कौन होता है, तो अगर कोई पूछ ले कि जो राजा राजावन श्रीलंका में जाके इन्वेजन किए थे, वहाँ पे आक्रमण किए थे और नॉर्थ वाला पार्ट जो था श्रीलंका का उसको अपने अंडर में ले लिए थे, तो किसको हटा के लिए थे, इनका नाम था महेंद्र फिफ्थ। ठीक है, महेंद्र फिफ्थ से राजा राजावन लड़ाई करते हैं और श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट जो होता है उसको ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को इनके बारे में पढ़नी है वो क्या है कि ये मालदीव्स को भी कैप्चर करते हैं। ठीक है, कैप्चर मालदीव्स, आप लोगों को पता होगा मालदीव्स कहाँ है इंडिया मैप में नीचे। ठीक, तो मालदीव्स को कैप्चर सबसे पहले किसने किया था, राजा राजावन ने। श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट किसने कैप्चर किया था, राजा राजावन ने। किससे कैप्चर किया था श्रीलंका का नॉर्थ वाला पार्ट, महेंद्र फिफ्थ से किया था। ठीक, राजा राजावन चेरास की नेवी को भी डिफीट किए थे, किससे लड़ाई करके किए थे, भास्कर रवि वर्मन से लड़ाई करके किए थे। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राजा राजावन के बारे में जानना था। ठीक, इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और किया था, देखिएगा, एक राजा था जिसका नाम था अमर भुजंगा। ठीक है, अमर भुजंगा जो राजा था
ये पांड्यास का राजा था। ये कहाँ का राजा था? ये पांड्यास का राजा था। ठीक, ये देखिए यहाँ ऊपर मैप में ये जो पांड्यास है यहाँ पे, इस पांड्यास का राजा कौन था? अमरभुजंगा। अमरभुजंगा जो पांड्यास का राजा था, यहाँ पे इस जगह का राजा जो था उसका क्या नाम था? अमरभुजंगा। तो राजा राजा वन क्या करते हैं कि अमरभुजंगा जो रहता है पांड्यास का राजा, उसको हरा देते हैं, और हराने के साथ ही जैसे ही अमरभुजंगा जो पांड्यास का राजा है उसको हराते हैं राजा राजा वन, हराने के बाद ये पांड्यास के ऊपर, पांड्यास का जो एरिया रहता है वहाँ पे चोलास को इस्टेब्लिश कर देते हैं। मतलब अब पूरे तरीके से, ठीक है, ये जो पांड्यास यहाँ पे हैं, इस पूरे एरिया में कौन आ गया है? इस पूरे एरिया में चोलास आ गए हैं। पांड्यास के ऊपर किसकी अथॉरिटी हो गई है? चोलास की हो गई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चोलास हैं, चोलास ये इतने में तो थे ही, इसके साथ साथ अब ये यहाँ तक आ गए हैं। ठीक, ये इतना हो गया है चोलास अभी इस टाइम पे। किसके टाइम पे? राजा राजा वन। और उसके बाद श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नीचे देखिए ये जो श्रीलंका यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ठीक, यानी कह सकते हैं इधर का थोड़ा सा, ठीक, ये इतने पोर्शन में भी कौन आ गया है? चोलास आ गए हैं। तो ये इतना काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिए थे कौन? राजा राजा वन। ठीक, और इसके साथ साथ राजा राजा वन ने और एक इम्पॉर्टेंट काम जो किया था वो क्या था? देखिए, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था। ठीक, राजा राजा वन ने एक टेम्पल बनवाया था, जिस टेम्पल का नाम था राजा राजेश्वरी टेम्पल। टेम्पल, राजा राजेश्वरी टेम्पल, ये कौन बनवाया था? राजा राजा वन ने बनवाया था। और ये टेम्पल किसके लिए बना था? ये शिव भगवान के लिए बना था। ये शिव भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता था और शिव भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था। कौन? राजा राजा वन। राजा राजा वन शिव भगवान का बहुत ही बड़ा पुजारी था। ये शैविज्म था, और ये राजा राजेश्वरी टेम्पल बनवाया था शिव जी के बाद। ठीक, और राजा राजा वन के बाद जो इनका बेटा होता है वो है राजेंद्र वन। तो राजेंद्र वन भी एकदम अपने पिताजी के ही तरह थे। ठीक है, इन्होंने भी अपने पापा की जो पॉलिसी थी, जो राजा राजा वन की पॉलिसी थी एनेक्सेशन वाली, कब्जा करने वाली, उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, और जैसे ही राजा राजा वन के बाद राजेंद्र वन बनते हैं, तो राजेंद्र वन सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये चेराज, पांड्यास और श्रीलंका, इन तीनों जगह को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिए हैं। चेराज, पांड्यास और श्रीलंका, इन तीनों जगह को पूरे तरीके से कौन कैप्चर किया है? राजेंद्र वन। ठीक, राजेंद्र वन पूरे तरीके से जो है चेराज, पांड्या और श्रीलंका को कब्जा कर लेते हैं। लेकिन राजेंद्र वन को जो सबसे बड़ी चुनौती मिलती है वो मिलती है चालुक्यास से। चालुक्या क्या है? चालुक्या भी एक तरीके के राजा लोग हैं जो लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, तो राजेंद्र वन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? चालुक्यास से होती है। तो अब जाहिर सी बात है चोलास और चालुक्या की लड़ाई होगी। ठीक, तो चोलास वर्सेस चालुक्यास, चोलास और चालुक्यास की लड़ाई होती है। ठीक, चोलास के साइड कौन लड़ेगा? राजेंद्र वन जो राजा हैं इस टाइम, और चालुक्यास के साइड से लड़ने आते हैं जयसिम्हा सेकंड। ठीक है, जयसिम्हा सेकंड लड़ने आते हैं किसके साइड से? चालुक्यास के साइड से। और राजेंद्र वन जो हैं जयसिम्हा सेकंड को अच्छे तरीके से धोते हैं, और चालुक्यास जो हैं हार जाते हैं। इनको क्या हो जाता है? ये डिफीटेड हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। चालुक्यास हार जाते हैं, और जीतता कौन है? चोलास जीत जाते हैं। और चोलास के साइड से कौन लड़ रहा था? राजेंद्र वन। ठीक, तो चोलास और चालुक्यास की जब लड़ाई होती है
तो चोलास जीत जाते हैं और चालुक्यास हार जाते हैं। और चालुक्यास के साइड से कौन लड़ने आता है? जयसिम्हा सेकंड। ठीक, अब देखिए चालुक्यास कहाँ के रहने वाले हैं? चालुक्यास भी नीचे के रहने वाले हैं, लास्ट में मैप में हम आपको दिखा देंगे। ठीक, इसके बाद राजेंद्र वन की अगर बात करें हम लोग ऊपर मैप में, तो आप लोग को एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि चोलास ये इतना एरिया तो कैप्चर कर लिए हैं, इसके बाद श्रीलंका भी ये पूरा कैप्चर कर लिया है। ठीक, और इसके बाद चेरास पे भी इसने पूरा कैप्चर कर लिया है। तो ये इतना एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया है। ठीक, इन शॉर्ट अगर बोलें तो इन्होंने इतना पूरा कैप्चर कर लिया है। ठीक, ये इतना पूरा कैप्चर कर लिया है। अब इनको बढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर अब इनको अपनी टेरिटरी इंक्रीज़ करनी है तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? इधर ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर के साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर के साइड जाना पड़ेगा इनको। तो अगर ये ऊपर के साइड जाएंगे तो क्या पड़ेगा? नॉर्थ पड़ेगा, है ना। अगर ऊपर साइड ये लोग साउथ से ऊपर के साइड बढ़ेंगे तो इनको किधर जाना पड़ेगा? नॉर्थ साइड जाना पड़ेगा। तो फिर जब ये राजेंद्र वन नॉर्थ साइड में जाते हैं तो नॉर्थ साइड में इनकी लड़ाई होती है। देखिए यहाँ ध्यान से, नॉर्थ साइड में इनकी लड़ाई किससे होती है? नॉर्थ साइड में इनकी लड़ाई होती है महिपाल वन से, जो कि पाल एम्पायर का राजा है। ठीक है, तो राजेंद्र वन की लड़ाई किससे होने जा रही है? नॉर्थ इंडिया के किंग से। नॉर्थ इंडिया का जो राजा है उस टाइम, ठीक, उसका नाम क्या है? महिपाल वन है, महिपाल फर्स्ट। अब महिपाल फर्स्ट से लड़ाई किसकी होने जा रही है? राजेंद्र वन की। ठीक है, राजेंद्र वर्सेस महिपाल वन। तो अब जब राजेंद्र वन और महिपाल वन, मतलब एक जो राजेंद्र वन है ये साउथ इंडिया का है और महिपाल वन जो है ये कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। तो अब इन दोनों की लड़ाई होगी और राजेंद्र वन महिपाल वन को हरा देंगे। महिपाल वन क्या होगा? महिपाल वन की डिफीट हो जाएगी। महिपाल वन जो है हार जाएंगे किससे? राजेंद्र वन से। ठीक, अब जब ये हार जाएगा, महिपाल वन के हारने के बाद, ठीक है, जो राजेंद्र वन है ये एक सिटी बनाते हैं, यहाँ पे एक सिटी बनाते हैं अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के या अपनी अचीवमेंट को दिखाने के लिए। उस सिटी का नाम रहता है गंगई कोंडम चोलपुरम। गंगई कोंडा चोलपुरम। ठीक, गंगई कोंडा चोलपुरम एक सिटी बनती है। ठीक, किसको हराने के बाद? महिपाल को हराने के बाद। ठीक, और इस महिपाल को हराने के बाद एक सिटी बनाई जाती है जिसका नाम है गंगई कोल्ड चोलपुरम। किस लिए? विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये अगर कोई पूछे महिपाल वन जो हारा है ये कौन से डायनेस्टी का था, तो ये पाल एम्पायर का था या पाल डायनेस्टी का रहने वाला था। ठीक, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? श्री विजया डायनेस्टी। ठीक है, राजेंद्र वन ने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था? ध्यान से देखिएगा, राजेंद्र वन का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? राजेंद्र वन का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि इन्होंने श्री विजया डायनेस्टी जो है वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, और उस जगह को हराया। श्री विजया डायनेस्टी को हरा के इन्होंने चाइना को जाने वाले सी रूट पे कब्जा किया था। जो चाइना से सी ट्रेड होता था उसको कब्जा किया था। ये क्या था, कैसे था, समझिएगा इसको। देखिए, ये है अपना इंडिया। ठीक, यहाँ पे है श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका नीचे। और इधर नीचे अगर बात करें तो क्या लगभग ऐसे कह सकते हैं कि इतने में पूरे इस टाइम कौन है? इतने में चोला एम्पायर है पूरा। ठीक है, इतने में कौन है? इतने में पूरा चोला एम्पायर है। ठीक, चोला एम्पायर ये पूरी जगह पे है।
और नीचे श्रीलंका पे भी कौन आ चुका है, पूरा चोला एम्पायर आके यहाँ पे रूल कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड टाइप से हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आइलैंड हैं। और इस आइलैंड पे पूरा कब्जा कौन कर लेगा, ये जो पूरा आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, इसी डायनेस्टी का नाम है श्री विजया एम्पायर या श्री विजया डायनेस्टी, ठीक है, श्री विजया एम्पायर। श्री विजया एम्पायर इस साइड पे यहाँ पे रूल कर रही थी। तो अब ये राजेंद्र वन क्या करते हैं, यहाँ से ये जाते हैं नेवी से अपने और श्री विजया एम्पायर को हरा देते हैं। और श्री विजया एम्पायर को हराने के बाद इन सब आइलैंड पे भी ये अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। कौन किया है ये, राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो कि चोला एम्पायर के थे, ये अपने चोला एम्पायर से यहाँ से निकलते हैं नेवी लेके कहाँ जाते हैं, श्री विजया एम्पायर जाते हैं और यहाँ के राजा को हरा के इस पूरे आइलैंड पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है ये देखिएगा, अगर आप लोग को पता हो तो यहाँ कहीं चाइना पड़ेगा, चाइना, ठीक। अब अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान से देखें तो चाइना जाने का रास्ता क्या इधर ही से है, साउथ इंडिया से अगर कोई चाइना जाना चाहे तो ऐसे ही जाएगा, ये रूट लेके ऐसे जाएगा चाइना। तो ये जो राजेंद्र वन थे, इन्होंने ये श्री विजया डायनेस्टी को इसलिए हराया था ताकि ये चाइना के साथ आसानी से ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो राजेंद्र वन ने श्री विजया डायनेस्टी को हराया ताकि वो चाइना के साथ आसानी से ट्रेड कर पाएँ। और ट्रेड करने से क्या होगा, पैसा आएगा तो ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो अब अगर आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं तो ये जो पूरा इतना एरिया है, ये येलो वाला, ये पूरा श्री विजया डायनेस्टी, और ये साउथ इंडिया का इतना पूरा पोर्शन और श्रीलंका का ये इतना एरिया, ये पूरा बन चुका है अब चोला एम्पायर, ठीक है। मतलब ये लोग इंडिया में तो रूल किए ही किए, ठीक, नॉर्थ इंडिया तक भी पहुंच गए, साउथ इंडिया में भी हैं पूरे तरीके से, इंडिया से बाहर श्रीलंका पे भी आके रूल कर रहे हैं। और श्रीलंका के बाद ये लोग इस साइड श्री विजया डायनेस्टी को भी हरा के यहाँ पे भी रूल करना शुरू कर दिए हैं। तो ये इतना बड़ा बना चोला एम्पायर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पे पूरा सी है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, पूरे बे ऑफ बंगाल को जो इतना बड़ा यहाँ पे सी है, इसको जो है चोला एम्पायर बोलता था कि ये सी वगैरह नहीं है, ये क्या है, ये तो हमारी लेक है। इसको पूरे एरिया को बोला जाता था चोला लेक, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते थे, चोला लेक बोलते थे। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, चोला लेक के साइड में ये जो रास्ता यहाँ पे चाइना को जा रहा है, ठीक है, जो चाइना को ये रास्ता जा रहा है, क्या ये चाइना से ट्रेड करने के लिए लेके गया है। और आज भी इधर ही से चाइना से ट्रेड होता है। यही जो रास्ता जा रहा है, यही आज के टाइम पे जाना जाता है मलक्का स्ट्रेट के नाम से, ठीक है। तो यही है मलक्का स्ट्रेट, जिस पे चोला एम्पायर आज से बहुत टाइम पहले ही कब्जा कर लिया था चाइना से ट्रेड करने के लिए। और ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, इसको ये लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कि ये हमारी लेक है, और पूरे बे ऑफ बंगाल को लोग बोलते थे चोला लेक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो सब लोग, यहाँ पे आप लोग पूरा हर एक चीज़ पढ़ लिए राजेंद्र वन के बारे में, ठीक है, लेकिन इसको एक निकनेम दिया गया था, ठीक, राजेंद्र वन को एक निकनेम दिया गया था। वो निकनेम इनका था, ध्यान से देखना, इनका निकनेम पड़ा था पंडिता चोलन। पंडिता चोलन इनका निकनेम पड़ा था, किस लिए, क्योंकि ये
लर्निंग को, पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, लर्निंग को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था पंडिता चोलन। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में इतना ही था। राजा वन, ठीक, ये जो राजा वन हम लोग ऊपर पढ़े, और जो इनके बेटे हैं राजेंद्र वन, ठीक, राजा वन और राजेंद्र वन, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं कहाँ के, चोला किंगडम के या चोला एम्पायर के। इनके बाद जो अगले राजा आ रहे हैं उनका नाम क्या है, राजा अधिराज। ठीक है, राजा अधिराज। इन्होंने क्या किया था, इनको देखिए, चोला एम्पायर को सबसे ज़्यादा किससे खतरा होता था, चोला एम्पायर जो है इनको सबसे ज़्यादा खतरा होता था चालुक्यान। ठीक है, चालुक्यास से इनको सबसे ज़्यादा खतरा होता था। तो राजा अधिराज जो थे, इनको एक टाइटल दी गई थी विक्टोरियस चोला। ठीक है, विक्टोरियस चोला इनको एक टाइटल दी गई थी, और इस टाइटल को हिंदी में बोला जाता था या वहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता था ठीक है, जयामकोन चोला बोला जाता था इनको, यानी विक्टोरियस चोला, मतलब जिन्होंने जीत ली थी। अब ये क्या करते हैं, इनको किस लिए टाइटल दिया गया, क्योंकि ये जो राजा अधिराज वन थे, इन्होंने चालुक्यन सिटी, आपको पता है चालुक्या से इनकी बनती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, चालुक्यन सिटीज़ जो थी, बहुत सारी चालुक्यन सिटीज़ में इन्होंने क्या किया, चालुक्यन सिटीज़ को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब वहाँ पे गए, लूटपाट किए, और वहाँ से लूटपाट के सामान लेते आए और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिए। अब जब चालुक्यन सिटी को ये राजा अधिराज जाके वहाँ को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, उनकी सिटीज़ को ख़राब कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो लड़ाई होगी, बैटल होगी। तो इसी वजह से एक लड़ाई होती है किसके किसके बीच में, राजा अधिराज और चालुक्य, नाम पड़ता है बैटल ऑफ कोपम। बैटल ऑफ कोपम जो है ये लड़ी जाती है किसके किसके बीच, चोलास के बीच। ठीक, जो चोलास के साइड से लड़ रहे हैं उनका नाम है राजा अधिराज, ठीक, वर्सेस जो चालुक्यास के साइड से लड़ रहे हैं उनका नाम क्या है, सोमेश्वर। ठीक, राजा अधिराज और सोमेश्वर के बीच लड़ाई होती है। किस वजह से हुई लड़ाई, क्योंकि जो राजा अधिराज हैं इन्होंने क्या किया, चालुक्यन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब ये बैटल हुई, बैटल ऑफ कोपम, तो उसमें जो ये राजा अधिराज हैं, राजा अधिराज की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, इसी वजह से इनको बोला गया है विक्टोरियस चोला। ठीक, और ऐसा नहीं है कि ये राजाओं की तरह लड़ते थे, इसके पीछे, ये टाइटल देने के पीछे एक और रीज़न ये है कि ये जब भी लड़ाई लड़ने जाते तो ये अपने सैनिकों के एकदम फ्रंट से लड़ते थे। मतलब ये खड़े हैं राजा, इनके पीछे खड़ी है पूरी आर्मी, तो ये हर वॉर को सामने से लीड करते थे, इस वजह से इनको भी टाइटल दी गई थी विक्टोरियस चोला की। ठीक, तो अब जो राजा अधिराज हैं इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक, डेथ होने के बाद फिर कोई अगला राजा बनेगा, तो जो अगला राजा बनते हैं उनका नाम है राजेंद्र सेकंड। ठीक है, राजेंद्र सेकंड ने क्या किया कि ये जो सोमेश्वर थे, जिनके वजह से यहाँ पे राजा अधिराज की डेथ हुई थी, जिनके साथ लड़ाई लड़ने में, ये देखिए सोमेश्वर, यहाँ सोमेश्वर से जब लड़ाई हुई थी तो किसकी डेथ हुई थी, राजा अधिराज की डेथ हुई थी। तो राजेंद्र टू क्या करते हैं, ये सोमेश्वर को हरा देते हैं। ठीक, ये भी लड़ाई करते हैं और लड़ाई में सोमेश्वर को ये हरा देते हैं। ठीक, सोमेश्वर कहाँ का था, सोमेश्वर चालुक्या का था। ठीक, तो सोमेश्वर को हराने वाला कौन हुआ, राजेंद्र सेकंड। फिर राजेंद्र सेकंड के बाद कौन आता है, वीरा राजेंद्र। ठीक, राजेंद्र सेकंड के बाद अगला राजा कौन बनता है, वीरा राजेंद्र। ये क्या करते हैं, इनकी भी लड़ाई होती है एक
चालुक्य से जिसका नाम रहता है सोमेश्वर सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना है, राजेंद्र सेकंड लड़े सिर्फ सोमेश्वर से, ठीक। राजेंद्र सेकंड सोमेश्वर, राजेंद्र सेकंड जो है ये किससे लड़े हैं, ये सोमेश्वर से लड़े हैं। और वीरा राजेंद्र किससे लड़े हैं, सोमेश्वर सेकंड से, ठीक। ये सोमेश्वर सेकंड को हराते हैं और सोमेश्वर सेकंड को हराने के बाद इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। इन्होंने क्या किया था, वैदिक कॉलेज बनाया था, वैदिक कॉलेज। तो वीरा राजेंद्र जो थे इन्होंने दो इम्पोर्टेंट काम किया। पहला इम्पोर्टेंट काम सोमेश्वर सेकंड को हराया, पहला इम्पोर्टेंट काम सोमेश्वर सेकंड को हराया। सोमेश्वर सेकंड को हराने के बाद इन्होंने वैदिक लर्निंग के लिए एक वैदिक कॉलेज बनाया, ये इनका दूसरा इम्पोर्टेंट काम है। तो वीरा राजेंद्र दो इम्पोर्टेंट काम किए, सोमेश्वर सेकंड को हराए और एक वैदिक कॉलेज बनवाए थे। अब वीरा राजेंद्र के बाद जो अगले राजा आ रहे हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है अथी राजेंद्र, ठीक। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बस इनका नाम याद रख लीजिएगा, अथी राजेंद्र। ये बस ऐसे ही थे, किसी कोई खास काम इन्होंने किया नहीं। अब अथी राजेंद्र के बाद जो अगले इम्पोर्टेंट रूलर आ रहे हैं इनका नाम था कुलोतुंगा, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि ऊपर चाइना के साथ यहाँ पे सब समझाए थे कि इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। कब्जा करने के बाद चाइना के साथ ट्रेड होता था मलक्का स्ट्रेट से। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये एम्बेसडर सेंड करते हैं और वो भी 72 मर्चेंट एम्बेसी सेंड करते हैं, कहाँ, चाइना में, ठीक। तो कुलोतुंगा वन के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि 72 मर्चेंट ये सेंड करते हैं, कहाँ, चाइना में, ठीक। एक एम्बेसी बना के भेजते हैं जिसमें 72 मर्चेंट रहते हैं, उन लोगों को कहाँ भेजा जाता है, चाइना में, ठीक। और जो इनके बारे में अगली इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो ये चीज़ कि एक आदमी है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है कम्बन, ठीक। तो कम्बन जो थे ये कुलोतुंगा के कोर्ट में रहते थे, ठीक। कम्बन जो हैं ये कुलोतुंगा के कोर्ट में रहते थे और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये वही हैं जिन्होंने रामायण को तमिल में लिखी है, ठीक। रामायण को इसमें लिखी है तमिल लैंग्वेज में। रामायण को तमिल लैंग्वेज में लिखने वाले कौन थे, कम्बन थे। और कम्बन जो हैं ये कुलोतुंगा फर्स्ट के कोर्ट में रहते थे। तो ये कुछ राजा लोग थे जो चोला एम्पायर में थे, ठीक है। और जिन लोगों की वजह से चोला एम्पायर इतनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा था, ठीक। और चोला एम्पायर किस किस जगह पे रूल किया था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चोला एम्पायर रूल कर रहा था, ये देखिए ये हो गया इंडिया अपना, इंडिया का नीचे साउथ का पोर्शन, तो कुछ यहाँ से ऐसे लेते हुए और ये पूरा इतने पे पूरा था चोला एम्पायर इंडिया में। नीचे श्रीलंका पे भी चोला एम्पायर रूल कर रहा था और यहाँ पे जो 3 आइसलैंड थे इन तीनों पे भी कब्जा कर हो गया था, किसका, चोला एम्पायर का। और यहीं से बीच से एक रास्ता जाता है चाइना के लिए, जिसको आज के टाइम पे मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, यहाँ पे भी कब्जा था किसका, चोला का, ठीक। तो ये इतनी बड़े एरिया पे चोला एम्पायर रूल कर रहे थे, ठीक। हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर जाके भी रूल किया था किन्होंने, चोलाज ने। तो चोलास किंग जितने थे हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चोला का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ की वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, इंटरटेनमेंट वहाँ पे देखेंगे कैसे होते थे, और उस टाइम की एजुकेशन देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि चोला एम्पायर कैसे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है चोला एम्पायर का। चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को जाननी है वो ये जाननी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था चोला एम्पायर में उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था, ठीक, जो मेन पावर थी पूरे एम्पायर को रूल करने वाली वो किसकी थी, वो किंग हुआ करता था, ठीक। और किंग के साथ किंग को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक। राजा रहता था और राजा के साथ कुछ मंत्री होते थे, यही मेन पावर हुआ करती थी चोला एम्पायर में,
ठीक। चोला एम्पायर में अगली चीज़ जो हम लोग को जाननी है वो क्या है, चोला एम्पायर में आर्मी थी, आर्मी प्लस नेवी। आर्मी और नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। चोला एम्पायर की आर्मी और नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से ये लोग इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, उधर जो आइसलैंड वगैरह है वहाँ तक कब्जा किए थे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से ही ये इतना ज़्यादा आगे गए थे। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है कि यहाँ पे रॉयल रोड का नेटवर्क था, रॉयल रोड नेटवर्क, मतलब एक रोड का नेटवर्क बनाया गया था, मतलब बहुत सारी रोड बनाई गई थी जो रोड एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे मान लीजिए एक रोड है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे ऐसे करके रोड का नेटवर्क बनाया गया था। और इन सारी रोडों को एक साथ क्या बोला जाता था, रॉयल रोड बोला जाता था। और ये किस लिए होती थी, ये आर्मी के मूवमेंट के लिए होती थी। किस लिए होती थी, ये इस रोड का यूज़ कौन कर सकता था, सिर्फ आर्मी कर सकती थी। आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या बनाई गई थी, बहुत सारी रोड बनाई गई थी और उसी रोड को बुलाया जाता था रॉयल रोड का नेटवर्क। ठीक। अब देखिए कि चोला एम्पायर में जो लोग भी काम करते थे ना, चोला एम्पायर में जो वर्कर्स थे, इन लोगों को लैंड दिया जाता था। इन लोगों को क्या दिया जाता था, लैंड दिया जाता था, ज़मीन दी जाती थी, जिससे मतलब सैलरी के फॉर्म में लैंड दिया जाता था। ठीक। अब देखिए इनका जो मेन काम था, ठीक है, ये क्या था, ये लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे। एग्रीकल्चर पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, एग्रीकल्चर पे फोकस रहता था। ठीक। एग्रीकल्चर से इन लोग को क्रॉप मिलता था, क्रॉप को ये लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे क्रॉप में, किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, इसीलिए इन्होंने श्री विजया डायनेस्टी जो थी वहाँ की, उसको हराया था और वहाँ से मलक्का स्ट्रेट पे इन्होंने कब्जा किया था चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, ताकि ये लोग जो भी उगाए हैं उसको सेल कर पाएँ चाइना। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है कि वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी वहाँ पे। अगर चोला एम्पायर की बात करें तो चोला एम्पायर में वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, कंडीशन ऑफ वुमेन। देखिए चोला एम्पायर में वुमेन्स की कंडीशन जो थी वो ठीक ठाक थी, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बोली जाएगी, ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब बोली जाएगी। ठीक। क्यों, क्योंकि कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी थी वुमेन्स के लिए चोला एम्पायर में और कुछ कुछ ख़राब चीज़ें भी थी। अच्छी चीज़ें क्या थी कि अगर किसी भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो री मैरिज कर सकती है, वो किसी और के साथ री मैरिज मतलब दोबारा शादी वो कर सकती है। ठीक। लेकिन कुछ कुछ एरिया में सती भी पाई गई है। सती तो पता ही आप लोग को क्या होती है। ठीक है, तो सती की भी प्रैक्टिस कुछ कुछ जगह में पाई गई है और वुमेन्स का री मैरिज भी अलाउ था। कुछ कुछ जगह री मैरिज अलाउ थी, कुछ कुछ जगह जो है सती होती थी। और इसके साथ साथ जो वुमेन्स होती थी, ठीक है, वुमेन्स को बोला जाता था कि मेंटली इन्फीरियर है। मेंटली इन्फीरियर मतलब इनको बोला जाता था कि ये दिमाग से थोड़ी पैदल टाइप की हैं, ऐसा वहाँ माना जाता था। होती नहीं है पर माना जाता था। ठीक। और जो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो वुमेन्स की मैरिज होती थी वो 7 से 8 साल की एज में ही करा दी जाती थी। 7 से 8 साल तक की एज में ही वुमेन्स की शादी करा दी जाती थी। और इस वजह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, ख़राब क्यों नहीं थी, क्योंकि री मैरिज अलाउ था। इस टाइम में बाकी सब जगह अगर देखा जाए तो री मैरिज कहीं पे भी अलाउ नहीं था, लेकिन चोला एम्पायर में री मैरिज वुमेन्स का अलाउ था। ठीक है, और 7 से 8 साल की एज में ही जब काफ़ी छोटी रहती थी तो वुमेन्स की शादी कर दी जाती थी। ठीक, ये तो हो गया कंडीशन वुमेन्स की। अब जो अगली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर। वहाँ का कल्चर कैसा था। ठीक, यहाँ के कल्चर के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो धोती, साड़ी
वुमेन्स साड़ी, जैकेट और चोली, ये सारी चीज़ें पहने जाते थे चोला एम्पायर में, ठीक। और ज्वेलरी दोनों पहना करते थे, मेंस और वुमेन्स दोनों ज्वेलरी पहना करते थे, ठीक। और कपड़े किस चीज़ के बने रहते थे? कॉटन के रहते थे, वूलन के रहते थे, और इसके साथ साथ सिल्क, इन सारे चीज़ों के कपड़े बना करते थे, सिल्क, वूलन और कॉटन। धोती, साड़ी, जैकेट और चोली पहना जाता था, और मेन और वुमेन दोनों क्या करते थे? ज्वेलरीज पहना करते थे। ये तो हो गया वहाँ का थोड़ा कल्चर के बारे में। अब देखते हैं वहाँ का एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे लोग, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे? यहाँ के लोग एकदम अय्याश टाइप के थे। कैसे? यहाँ पे पूल पार्टीज होती थी, स्विमिंग पार्टीज होती थी, ठीक। जैसे आज के टाइम में पूल पार्टीज करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होती थी? स्विमिंग पार्टीज होती थी, ठीक। फेस्टिवल सारे मनाए जाते थे, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते थे, और इसके साथ साथ मेला लगता था, ठीक। फेयर्स लगते थे, मेले लगते थे, और इंटरटेनमेंट के ये लोग कॉक फाइट कराते थे, ठीक। कॉक फाइट कराते थे, एनिमल्स को आपस में लड़वाते थे, एनिमल्स की फाइट करवाते थे, एनिमल्स को आपस में लड़वा के बैठ के देखते थे और मज़ा लेते थे, ठीक। और उसके बाद हॉर्स पोलो भी खेला जाता था, ठीक। हॉर्स पोलो खेला जाता था, कॉक फाइट करवाते थे, एनिमल की फाइट करवाते थे, मेला लगता था, फेस्टिवल मनाए जाते थे, स्विमिंग पार्टीज होती थी। इसके साथ साथ जो राजा होता था वो कभी कभी हंटिंग करने भी जाया करता था, ठीक। हंटिंग करने भी जाया करता था, और ये लोग जुआ खेलते थे। जुआ कैसे? डाइस से, जैसे लूडो होता है ना, वैसे ही डाइस से यहाँ के लोग जुआ खेला करते थे। और यहाँ के लोग खाने पीने में बेसिकली वेजिटेरियन फूड ही ज़्यादा खाया करते थे, ठीक है। वेजिटेरियन फूड पे यहाँ के लोगों का ज़्यादा फोकस था। वेजिटेरियन फूड जो होते थे, यहाँ के लोग वेजिटेरियन फूड पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब ये सब तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन थोड़ा अगर कहा जाए तो वाइन, जिसके बिना आप लोग का भी काम नहीं चलता, वाइन या अल्कोहल, ठीक है। कुछ कुछ जगह ये बताया जाता है, बहुत नहीं, हल्का फुल्का लोग वाइन का कंजम्पशन किया करते थे। कुछ कुछ जगह यूज़ होता था और कुछ कुछ जगह एकदम ही नहीं होता था, ठीक है। अब वो उस टाइम में तो कोई रहा नहीं है, पर ऐसा पाया जाता है कि कुछ कुछ जगह वाइन का यूज़ होता था और कुछ कुछ जगह नहीं होता था, ठीक। तो ये है थोड़ा एंटरटेनमेंट वहाँ का, ठीक। चोला एम्पायर में कैसा एंटरटेनमेंट होता था। अब देखते हैं वहाँ का एजुकेशन कैसा था। देखिए, एजुकेशन की अगर बात करें चोला एम्पायर की, तो जो लोग थे वो लोग अवेयर नहीं थे एजुकेशन की, मतलब एजुकेशन वहाँ का काफ़ी अच्छा नहीं था, लोग वहाँ के अवेयर नहीं थे। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे जो है ये क्या हुआ, ये चीज़ इंक्रीज़ हुई, लोग जो है अवेयर होना शुरू हो गए एजुकेशन के मामले में, ठीक। तो स्टार्टिंग में चोला एम्पायर में एजुकेशन एकदम नहीं थी, काफ़ी स्लो थी, होती नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, एजुकेशन वहाँ की इंक्रीज़ हुई, और जब एजुकेशन इंक्रीज़ हुई तो इसका रिज़ल्ट ये निकला, जब एजुकेशन के बारे में लोग पता चला तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि यहाँ पे एक परंपरा शुरू हुई जिसका नाम है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? गुरु शिष्य परंपरा कुछ नहीं, गुरु और शिष्य दोनों कहाँ रहते हैं? दोनों टेम्पल में रहते हैं, ठीक। टीचर और स्टूडेंट ये लोग कहाँ रहते हैं? टेम्पल में रहते हैं, लिव इन टेम्पल, टेम्पल में रहते हैं, और वहाँ पे ज्ञान दिया और लिया जाता था। यही होती है गुरु शिष्य परंपरा। तो चोला एम्पायर जो था वहाँ पे स्टार्टिंग में एजुकेशन काफ़ी लो था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हो गई, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों टेम्पल में रहते थे, और ज्ञान मतलब नॉलेज जो है वो एक्सचेंज हुआ करती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स था चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन से, ठीक है, एंटरटेनमेंट, आर्ट और कल्चर से, ठीक। लेकिन अगर हम लोग कुछ और चीज़ें देखा जाए, अगर किसी फॉरेन ट्रैवलर की हम लोग बात करें, तो एक फॉरेन ट्रैवलर है जिनका नाम है मोरक्को।
मोरक्को पोलो क्या कहते हैं? मोरक्को पोलो अपने किताब में एक चीज़ ये बताते हैं कि जब किंग की डेथ होती थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किंग की डेथ होती थी तो जो किंग के बॉडी गार्ड हुआ करते थे, ठीक है, बॉडी गार्ड, जो किंग के बॉडी गार्ड हुआ करते थे, किंग की डेथ के टाइम जब भी किंग की डेथ होती थी तो जो किंग के बॉडी गार्ड रहते थे उनको भी राजा के साथ जला दिया जाता था, ठीक है, जो बॉडी गार्ड होते थे उनको भी राजा की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था, ऐसा मोरक्को पोलो बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक चीज़ जो आप लोग को समझनी है वो क्या है कि ये इतना बड़ा चोला एम्पायर और जहाँ पे ये सारी चीज़ें थी वो ख़त्म कैसे हो गया, ठीक है। देखिए ये है इंडिया का साउथ वाला पोर्शन, ठीक, यहाँ पे एक आते हैं कतियाज, ठीक, और ये तो मान लीजिए यहाँ पूरा आपका चोला एम्पायर ही था, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा कौन है? चोला एम्पायर है, ठीक। और आप लोग को याद होगा कि यहीं पे चेराज भी हुआ करते थे, ठीक है, छोटे में से कौन से थे? चेराज थे, चेराज, ककतियाज, ठीक। और एक यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था होयसल्स, और इन्हीं होयसल्स के ऊपर एक और यहाँ पे हुआ करते थे जिनका नाम था यदवास, ठीक। अब ये सब मिल के सिर्फ एक ही के पीछे पड़े हैं, किसके पीछे? ये जो यहाँ पे चोलाज है, ठीक। तो ये सब मिल के चेराज, होशियाल्स, यादवस और ककतियाज, ये सारे मेन रीज़न बने चोलास के ख़त्म होने के, ये सारे मिल के चोलास को ख़त्म कर दिए। तो मेन रीज़न अगर कोई पूछ ले चोलास ख़त्म होने का तो यदवास, होशियाल, चेराज और ककतियाज, ये सारे मिल के चोलास को ख़त्म कर दिए। और आखिर में क्या हुआ, चोलास के बाद यही सब पावर में आए और ये जो चोलास थे वो कुछ इस जगह पे छोटे से में ही रह गए, ठीक है। तो चोलास के बाद ये कुछ ऐसा रहता था कि यादवास थे, होशियाल से, चेरास थे, ककतियास थे और चोलास ख़त्म हो गए थे। और यही रीज़न, यही सारे यादवास, होशियाल, ककतियास, ये सारे मिल के ही रीज़न बने किस चीज़ का? चोलास के ख़त्म होने का। तो चोलास के बारे में बस इतना ही था। थैंक यू।